चीन में HMPV वायरस का कहर। चीन में एक और वायरल संक्रमण फैलने की खबर है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन में ह्यूमन मेटा न्यूरो वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया में दावा किया गया है कि वायरस तेजी से फैल रहा है। अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। ऑनलाइन साझा किए गए वीडियो में भीड़भाड़ वाले अस्पताल दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि जहां इन्फ्लुएंजा ए, HMPV और माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया सहित कई वायरस फैल रहे हैं। चीन में महामारी फैलने के दावों ने भारत में भी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने कहा कि HMPV का प्रकोप की हालिया खबरों के मद्देनजर देश में शोषण और मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों पर करीबी नजर रखे हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के संपर्क में हैं। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। इधर चीन ने देश में बड़े पैमाने पर फ्लू के प्रकोप संबंधी खबरों को खारिज किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने शुक्रवार को कहा कि चीन में लोगों को पिछले कुछ महीनों से कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। सर्दियों के मौसम में श्वसन संक्रमण चरम पर होता है। पिछले वर्षों की तुलना में ये बीमारी कम गंभीर प्रतीत होती है और छोटे स्तर पर फैल रही है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए रांची के सभी स्कूलों में 2 दिनों की छुट्टी का आदेश जारी। रांची जिले के सभी कोटि के सरकारी और प्राइवेट स्कूल 6 और 7 जनवरी को बंद रहेंगे। कड़ाके की ठंड को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने यह आदेश शनिवार को जारी किया है। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने द्वारा शनिवार को जारी आदेश में कहा गया है कि कड़ाके की सर्दी की वजह से विद्यार्थी परेशान हैं। रांची जिले में शीतलहर को देखते हुए अत्यधिक ठंड पड़ने से विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे स्थिति में शीतलहर के प्रकोप के कारण 6 जनवरी एवं 7 जनवरी को रांची जिले के सभी कोटि के सरकारी उच्च मध्य और प्राथमिक विद्यालय एवं सभी प्राइवेट स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे। वहीं विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं कार्यरत शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मी स्कूल अवधि में नियत समय पर विद्यालय में उपस्थित रहेंगे और स्कूल के काज संपन्न करेंगे। 26 केंद्रों पर होगी पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा। राज्य में पारा शिक्षकों की द्वितीय आकलन परीक्षा 5 जनवरी को होगी। परीक्षा की तैयारी को लेकर शुक्रवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल महतो ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। राज्य भर में कुल 26 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कक्षा 1 से 5 की परीक्षा में कुल 9,650 और कक्षा 6 से 8 1600 शिक्षक परीक्षा में शामिल होंगे। आकलन परीक्षा वैसे पारा शिक्षकों के लिए ली जाती है जो शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल नहीं है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जारी किया मैट्रिक व इंटर का परीक्षा कैलेंडर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शुक्रवार को वर्ष 2025 का परीक्षा कैलेंडर जारी किया। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा एक साथ शुरू होगी। कक्षा 8वीं व 9वीं की परीक्षा इसी माह में होगी, जबकि 11वीं की परीक्षा मार्च में होगी। राज्य में इस वर्ष मैट्रिक व इंटर के परीक्षार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। दोनों परीक्षा मिलाकर परीक्षार्थियों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 17,475 की बढ़ोतरी हुई है। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा 11 फरवरी से 3 मार्च तक होगी। जैक ने मैट्रिक व इंटर की परीक्षा को लेकर मॉडल सेट प्रश्न पत्र भी जारी कर दिया है। परीक्षा में 30 अंक के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। सभी प्रश्न 1-1 अंक के होंगे। इसके अलावा अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। आंतरिक मूल्यांकन स्कूल व कॉलेज के स्तर पर होगा। इसके अलावा 50 अंक के सभी लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थी मॉडल प्रश्न पत्र का जैक की वेबसाइट के अलावा www.jackexamportal.in पर भी देख सकते हैं। 28 जनवरी से 8वीं व 29 जनवरी से शुरू होगी 9वीं बोर्ड की परीक्षा। जैक ने वर्ष 2025 की कक्षा 8वीं व 9वीं बोर्ड की परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा 28 जनवरी को एवं कक्षा 9वीं बोर्ड की परीक्षा 29 व 30 जनवरी को होगी। 8वीं की परीक्षा में शामिल होने के लिए 5,18,000 व 9वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए 4,77,096 परीक्षार्थियों ने आवेदन जमा किया है। 11वीं की बोर्ड परीक्षा मैट्रिक व इंटर की परीक्षा के बाद होगी। 11वीं की बोर्ड परीक्षा 6 मार्च से 8 मार्च तक होगी। जैक ने परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा में शामिल होने के लिए 4,05,687 परीक्षार्थियों ने आवेदन जमा किया है। इंटर वोकेशनल की परीक्षा 5 से 25 मार्च तक ली जाएगी। राज्य सरकार द्वारा संचालित निःशुल्क कोचिंग आकांक्षा में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 9 मार्च को होगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए 44,033 परीक्षार्थियों ने आवेदन जमा किया है। राष्ट्रीय साधन मेधा परीक्षा में शामिल होने के लिए 5,000 विद्यार्थियों ने आवेदन जमा किया है। यह परीक्षा 16 मार्च को होगी।
रांची विश्वविद्यालय का 38वां दीक्षांत समारोह 11 मार्च को। रांची विश्वविद्यालय का 38वां दीक्षांत समारोह 11 मार्च 2025 को होने की पूरी संभावना है। विश्वविद्यालय स्तर पर इसकी तैयारी की जा रही है। इसमें फरवरी 2024 से जनवरी 2025 तक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को डिग्री व लगभग 77 गोल्ड मेडल दिए जाने की उम्मीद है। विश्वविद्यालय द्वारा शीघ्र ही अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। इससे पूर्व विश्वविद्यालय में पहली बार खेल दीक्षांत समारोह 5 से 10 फरवरी 2025 के बीच होने की संभावना है। पूर्व में यह 10 जनवरी 2025 में होने वाला था, लेकिन उक्त तिथि को यूजीसी टीम का निरीक्षण होने के कारण तिथि में फेरबदल किया गया। यूजीसी की 3 सदस्यीय टीम मुख्य रूप से विश्वविद्यालय में निःशक्तों के लिए दी जाने वाली सुविधा का आकलन करेगी। इधर दिसंबर 2024 में नेक टीम की निरीक्षण रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। रांची विश्वविद्यालय को ए ग्रेड मिलने की प्रबल संभावना है। हालांकि विश्वविद्यालय द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने की उम्मीद जताई है। एसीबी ने शुरू की रांची सदर सीओ की संपत्ति की जांच, भेजे गए जेल। रांची सदर सीओ मुंशीराम को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। एसीबी ने गुरुवार को मुंशीराम को रिश्वत लेते 37,000 रुपये के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद शुक्रवार को भारी सुरक्षा के बीच उन्हें अदालत में पेश किया गया। उनकी गिरफ्तारी की सूचना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को दे दी गई है। एसीबी ने उनकी संपत्ति की जांच भी शुरू कर दी। इस दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने से संबंधित तथ्य और साक्ष्य मिलते हैं तो सरकार से अनुमति लेकर उनके खिलाफ अलग से पीई दर्ज किया जाएगा। उसके बाद संपत्ति के संबंध में विस्तार से जांच की जाएगी। इधर छापेमारी के दौरान अपने फ्लैट से बरामद नकद 11,42,000 रुपये के बारे में मुंशीराम ने एसीबी के अधिकारियों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। एसीबी के अधिकारी बरामद रुपयों के स्रोत के बारे में भी पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आरोप है कि सिरमटोली मौजा स्थित सरदार गलीभट्टी टोली स्थित 3 कट्ठा 8 छटांग जमीन का सीमांकन कराने के नाम पर सदर सीओ मुंशीराम ने एक व्यक्ति से 50,000 रुपये की रिश्वत की मांगी थी। हालांकि बाद में वे 37,000 रुपये में काम करने को तैयार हो गए थे। इधर रिश्वतखोरी की शिकायत पर एसीबी की टीम ने गुरुवार को शहर अंचल कार्यालय में छापेमारी कर सीओ मुंशीराम को 37,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद एसीबी ने मोराबादी के पुष्पांजलि अपार्टमेंट स्थित उनके फ्लैट में भी छापेमारी की थी। यहाँ तलाशी के दौरान नकद 11,42,000 रुपये बरामद किए गए थे। कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर एसीबी ने बरामद रुपयों को जब्त कर लिया था। जेएलकेएम नेता समेत 17 नामजदों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। गोविंदपुर थाना अंतर्गत पारसी गांव स्थित 220 करोड़ के केजी स्पीड इथेनॉल फैक्ट्री गेट के बाहर प्रदूषण व अन्य मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे जेएलकेएम नेता इखलाक अंसारी समेत 17 नामजद व 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आलोक में गोविंदपुर पुलिस आरोपितों को गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं शुक्रवार को फैक्ट्री के जीएम राकेश मिश्रा ने एसडीएम राजेश कुमार से मुलाकात की। उन्होंने कारखाना परिसर में स्थायी पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की मांग की। उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी कुछ लोग गेट के बाहर अड्डाबाजी कर रहे हैं, नाजायज मजमा लगाकर काम बाधित करने का प्रयास हो रहा है। एसडीएम ने कहा कि कानून हाथ में लेकर विधि व्यवस्था बिगाड़ने, अशांति फैलाने और किसी कारखाना को बंद कराने की किसी को छूट नहीं दी जाएगी। श्री मिश्रा ने डीएसपी मुख्यालय एक शंकर कामती एवं अंचल अधिकारी धर्मेंद्र कुमार दुबे से भी मुलाकात की। श्री कामती ने कहा कि वरीय पुलिस अधीक्षक ने विधि व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस आलोक में पुलिस अभियुक्तों को गिरफ्तार करेगी। पुलिस इंस्पेक्टर मोहम्मद रुस्तम अली के नेतृत्व में गोविंदपुर, बरवाडा, निरसा आदि थानों पुलिस एवं बड़ी संख्या में जवानों को लेकर शुक्रवार रात प्रासी गांव में छापेमारी की गई। राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन कल। रांची में रविवार 5 जनवरी से 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता शुरू होगी। इन खेलों का आयोजन बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोराबादी, जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम और मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के टेनिस स्टेडियम में होगा। रविवार को शाम 4 बजे बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। यह जानकारी शुक्रवार को जेईपीसी सभागार में परियोजना निदेशक शशि रंजन ने दी। उन्होंने बताया कि 5 चरणों में होने वाली प्रतियोगिता की ये टीमें रांची पहुंचने लगी है। इसके तहत 5 से 8 जनवरी तक एथलेटिक्स अंडर 19 के इवेंट, 11 से 14 जनवरी तक एथलेटिक्स अंडर 14 के इवेंट,
17 से 19 जनवरी तक टेनिस अंडर 19 और 17 से 20 जनवरी तक साइकिलिंग अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 और 29 जनवरी से 2 फरवरी तक हॉकी अंडर 19 का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के आयोजन में शिक्षा विभाग, रांची जिला प्रशासन, खेल विभाग, जेएसपीएस, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन, सभी 5 खेलों के खेल संघ, साझा एनसीसी और अन्य का सहयोग मिल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में धीरसेन सोरेंग, जेओए, शिवेंद्र दुबे सहित अन्य लोग उपस्थित थे। 1400 करोड़ की लागत से बनेगा चोपामोड़ हस्तिया 4 लेन, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने चोपामोड़ से हस्तिया 4 लेन सड़क की मंजूरी दी है। कुल 1400 करोड़ की लागत से चोपामोड़ हस्तिया 4 लेन तैयार होगा। इस राशि से भूमि का अधिग्रहण भी होगा। 4 लेन में मोहनपुर बाजार, सरैया हाट बाजार व हस्तिया चौक बाईपास भी बनेगा। इन तीनों जगहों पर बाजार से किनारे से बाईपास निकल जाएगा, जिसमें एक भी दुकान व मकान नहीं टूटेगा। 4 लेन का निर्माण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कराएगी। NHAI ने देवघर व गोड्डा डीसी को डीपीआर के अनुसार भूमि उपलब्ध कराने के लिए अधियाचना भी दिया है। भूअर्जन विभाग से 4 लेन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। मार्च से पहले इस 4 लेन का टेंडर निकल जाएगा व टेंडर फाइनल होते ही निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के प्रस्ताव पर 1 वर्ष पहले चोपामोड़ हस्तिया 4 लेन का डीपीआर बनाने का काम शुरू हुआ था, जिसे प्राथमिकता के आधार पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजा गया था। हेलमेट नहीं पहनने वालों को पहनाया गया माला। देवघर जिले में शनिवार को सड़क सुरक्षा माह प्रारंभ हो गया है। इसकी शुरुआत शहर के टावर चौक पर रेडियो अमर जॉन आइन की अगुवाई में की गई। इस दौरान लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक किया गया। अभियान के क्रम में बिना हेलमेट पहनने जा रहे दोपहिया वाहनों के चालकों को रोककर उन्हें फूलमाला पहनाकर तथा हाथ में गुलाब का फूल थमाकर यातायात के नियमों का पालन करने को कहा गया। यातायात कर्मियों ने इन वाहन चालकों को बताया कि जान की क्या कीमत होती है। जब वाहन लेकर घर से निकलते हैं और देर तक घर नहीं लौटते हैं तो घर में इंतजार करने वाले परिजनों को कैसे बेचैनी होती है। वहीं जब घर न लौटकर सड़क दुर्घटना में घायल या उसके मौत की खबर परिजनों को मिलती है तो उन पर क्या बीतती है तथा मरने वालों के निर्दोष परिजन कैसे जीवन यापन करते हैं। अंत में बिना हेलमेट व लाइसेंस आदि के वाहन नहीं चलाने की शपथ दिलाई गई। साथ ही अन्य लोगों को भी यातायात नियमों के बारे में बताया गया। इस संबंध में डीटीओ श्री आइन ने बताया कि यह अभियान लगातार चलाया जाएगा तथा लोगों को अलग अलग तरीके से जागरूक किया जाएगा। जागरूकता अभियान के बाद पकड़े गए लोगों पर MV एक्ट के तहत जुर्माना के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अभियान के दौरान MVI अमित झा, सुभाष तिग्गा, प्रथम कुमार रजवार के अलावा सड़क अभियंत्रक विश्लेषक प्रवीण कुमार, IT टीम के सहायक अजय कुमार आदि मौजूद थे। गिरिडीह में मवेशी लदा पिकअप सड़क किनारे पलटा। गिरिडीह जिले के तिसरी जमुआ मेन रोड के थम्बाचक के पास मवेशी लदा एक बोलेरो पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे 10 फीट गड्ढे में पलट गई। इस दौरान वाहन में लदे मवेशी सहित वाहन के ऊपर सवार 7 लोग गिरकर घायल हो गए। हादसे में एक मवेशी की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। इसकी सूचना तिसरी पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद 108 की सहयोग से स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को गिरिडीह अस्पताल में रेफर कर दिया गया। बताया गया कि उक्त वाहन में बिहार के छपरा जिले से मवेशी खरीदकर इसे देवरी थाना के डेंगाडीह ले जाया जा रहा था। जिस दौरान यह हादसा हुआ, वहीं हादसे के तुरंत बाद वाहन चालक वाहन को छोड़कर फरार हो गए। इधर मवेशी लदा वाहन को कब्जे में लेकर तीसरी पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। हालांकि अब तक दुर्घटना कैसे हुई इसका स्पष्ट कारण नहीं पता चला है। पूर्व सांसद प्रदीप बालमुंचू की कार ने 3 वाहनों को मारी ठोकर। जमशेदपुर में सोनाराम मंदिर के पास शुक्रवार दोपहर 1 बजे को पूर्व सांसद प्रदीप बालमुंचू की कार ने 2 स्कूटी और 1 बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार सोनारी कैलाशनगर निवासी डालिया और उनकी बेटी घायल हो गई, जबकि स्कूटी सवार श्रीजो को हल्की चोटें लगी है। घर के बाहर खड़ी अरूपा दत्ता की स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई। धक्का मारने के बाद कार नाली में जा फंसी। हादसा के दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसा के बाद स्थानीय लोग जुट गए। लोगों द्वारा पकड़े जाने पर कार चालक अशोक एंथोनी ने लोगों को बताया कि वह हल्की शराब पी रखी थी। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने कार चालक अशोक एंथोनी को कार से निकाला और जीप में बिठा लिया। पुलिस ने घायल बाइक सवार डालिया और उनकी बेटी को
प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय नर्सिंग होम भेजा। इसे देख लोगों की भीड़ जुट गई। घायल डालिया की भाई रिक्की ने बताया कि वह साक्षी दयानंद पब्लिक स्कूल से बहन और भगने को बाइक से लेकर घर लौट रहा था। इसी दौरान कार ने धक्का मार दिया। बहन व भगने को चोट लगी है। कार की रफ्तार काफी तेज थी। वहीं घायल स्कूटी सवार स्टेजों को अनुसार वह जुस्को में ठेकेदारी करते हैं। कंपनी से वह घर खाना खाने लौट रहे थे। इसी दौरान कार ने धक्का मार दिया। वहीं अरुणदाता ने बताया कि स्कूटी घर के बाहर खड़ी थी। कार ने स्कूटी को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया।